हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, और इस तरह से पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अक्षांश रेखा क्या होता है। देखिए, अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड लाइन भी बोला जाता है। देखिए, ये रहा ग्लोब, और ये इसके बीचों बीच क्या है, विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा से इस तरह से खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो आई होप कि आपको अक्षांश रेखा समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए, भूमध्य रेखा से केंद्र पर बनाए गए कोण को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा से केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसको कौन सी रेखा कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये रहा भूमध्य रेखा। देखिए, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और इसको 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा होता है उसको क्या कि और किस नाम से जाना जाता है, तो विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, और 0 डिग्री लाइन के नाम से जाना जाता है। और जो विषुवत रेखा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो अक्षांश रेखा बोलते हैं या लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। चलिए, आपको समझ में आ चुका होगा कि अक्षांश रेखा क्या होती है। देखिए, ये रहा पृथ्वी, ये रहा विषुवत रेखा। इस तरह से कुछ रेखाएं खींची हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, तो अक्षांश रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री रेखा भी बोला जाता है। इसके ऊपर जो ये रेखा होती है इसको कर्क रेखा बोला जाता है, और विषुवत रेखा के जो दक्षिण में होती है इसको मकर रेखा भी बोला जाता है। आप याद रखिएगा। चलिए, इसके ऊपर जो एक और खींची जाती है इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। देखिए, कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होता है, और मकर जो रेखा होता है 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश होता है, और जो आर्कटिक होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होता है, और जो नीचे भी होता है साउथ में, ये भी 66.5 डिग्री साउथ आर्कटिक होता है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए, जो अक्षांश रेखा होती है वो काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा क्यों होती है, देखिए, क्योंकि वास्तव में जो पृथ्वी बहुत बड़ा है और जो उसमें रेखाएं खींची गई है वो वास्तव में खींची नहीं गई है, इसीलिए इसको काल्पनिक रेखा भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अक्षांश रेखा कौन सी रेखा है, वास्तविक है या काल्पनिक है। तो आपको याद रखना है कि काल्पनिक रेखा है। देखिए, कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, देखिए, कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, तो 181 होती है। चलिए, मैं फिगर में समझ सकते हैं। आपको याद रखना है कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, 181। ये रहा आपका विषुवत रेखा। इसके प्रत्येक 1 डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। ऐसे करते करते 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में खींची जाती है, और फिर इधर 1 डिग्री पे एक अक्षांश खींची जाती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 90 खींची जाती है। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, आपका 180 हो गया। और एक जो है 0 डिग्री जो लाइन होती है 0 डिग्री, इसको तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 181। यानी आपको टोटल याद रखना है कि टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, तो 180। ये रेलवे में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए और जान लेते हैं। देखिए, अगर कुल अक्षांश रेखा की संख्या 179 भी होती है, क्यों होती है, देखिए, अगर एग्जाम में आपको 181 देगा या नहीं तो 179 देगा। देखिए, 179 अक्षांश रेखा क्यों होती है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जो ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा होती है नॉर्थ में या साउथ में, वास्तव में एक बिंदु होती है। ये क्या होती है, बिंदु होती है। तो इसको हम अक्षांश रेखा नहीं मानेंगे। तो एक इधर का हो गया और एक इधर का हो गया, तो यानी 2 हो गया। तो ये
इसमें से घटा देंगे, 2 घटा देंगे, 181 में से घटा देंगे तो 179 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा वास्तव में अक्षांश रेखा नहीं होती है, इसलिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। आई होप कि आपको अभी तक जितने भी बताएं आपको समझ में आ चुका कि अक्षांश रेखा क्या होती है और यह एक कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए अब जान लेते हैं अक्षांश रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, आपको ये याद रखना है और ये एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है। आप ये यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो ये रेखा होती है इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। तो याद रखिए एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन होती है, तो भूमध्य रेखा होती है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, सभी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। तो आप याद रखिएगा कि जो अक्षांश रेखा होती है वो भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। कैसे होती है समानांतर, चलिए इस फिगर में समझते हैं। देखिए भूमध्य रेखा से एक ऊपर ऐसे अक्षांश रेखा खींची जाती है, ऐसे खींची जाती है, ऐसे खींची जाती है, फिर ऐसे खींची जाती है। देख रहे हैं एकदम समानांतर खींची जाती है। आप देख सकते हैं इस फिगर में। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देखिए दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। और देखिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए एक अक्षांश हो गया और ये विषुवत रेखा एक तरह का अक्षांश है, तो इनकी ये बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अक्षांश जो रेखा होती है वो जलवायु का निर्धारण करती है। तो आप याद रखिएगा कि प्रश्न एग्जाम में आएगा कि वो कौन सी रेखा है जो जलवायु का निर्धारण करती है। तो आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखा जो होती है वो जलवायु का निर्धारण करती है। और समझ लेते हैं। देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, अर्थात घट जाती है। जैसे ये मान लीजिए ये हो गया आपका ग्लोब या पृथ्वी, ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री लाइन इसको बोलते हैं। जैसे 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 ऊपर आप बढ़िएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, तापमान में क्या आएगी, गिरावट आएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा को लैग्नीट्यूड लाइन भी बोला जाता है। आप याद रखिए। देखिए ग्लोब पर इस तरह से जो रेखाएं खींची जाती है इसको क्या बोलते हैं, तो देशांतर रेखा। अर्थात दक्षिणी ध्रुव को ये दक्षिणी ध्रुव और यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो रेखा ऐसे मिलाती है इसको क्या बोलते हैं, तो देशांतर रेखा बोलते हैं। आई होप कि ये देशांतर रेखा आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए इस बिंदु को, उत्तरी बिंदु को और दक्षिणी बिंदु को जो रेखा मिलाती है इसको क्या बोलते हैं, तो देशांतर रेखा बोलते हैं, अर्थात लैग्नीट्यूड लाइन बोलते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। देखिए देशांतर रेखा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है इसको पढ़ते हैं और इससे जो भी प्रश्न आएगा आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त रेखा बनाता है। चलिए फिगर में समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका पृथ्वी। देखिए इस तरह से जो रेखा खींची जाती है इसको क्या बोलते हैं, देशांतर। तो आप देख रहे हैं कि एक रेखा जो होती है, एक रेखा से किसका निर्माण हो रहा है, तो अर्धवृत्त का। और दूसरी रेखा अगर खींच देंगे तो इसका क्या हो जाए, वृत्त का निर्माण हो जाएगा। चलिए कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, देखिए कुल देशांतरों की संख्या आपको याद रखना है कि जो कुल देशांतर होती है उसकी संख्या 360 होती है। और अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 181। आपको ये दोनों याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये दोनों बार बार पूछता है। चलिए और मैं बता दे रहा हूँ अगला पॉइंट। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। देखिए जो भूमध्य रेखा पर जो देशांतर होता है उस सर्वाधिक दूरी है। जैसे ये फिगर में आप समझ सकते हैं, ये आपका हो गया पृथ्वी। जैसे इस तरह से आप खींचिएगा, इस तरह से आप खींचिएगा, इस तरह से आप खींचिएगा, तो देखिए यहाँ पे जो दूरी आज इस फिगर से अच्छा है इस फिगर में आप समझिए।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से चौला धीरे धीरे हो रहा है, यहाँ से भी पतला आएगा, फिर चौला होते जाएगा। तो ये विषुवत रेखा पर ज़्यादा होती है और ध्रुव पर क्या होती है, कम होती है। तो आप ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए, देशांतर रेखा के द्वारा ही समय का निर्धारण होता है। देखिए, जो समय का निर्धारण होता है वो किस रेखा के द्वारा होता है, तो देशांतर रेखा के द्वारा होता है। और जो जलवायु का निर्धारण होता है वो किस रेखा के द्वारा होता है, तो अक्षांश रेखा के द्वारा होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में आए तो आप बना सकते हैं। चलिए, कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। देखिए, 1 डिग्री अगर आप देशांतर घूमिएगा तो लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो ये याद रखिएगा कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। और देखिए, 15 डिग्री अगर देशांतर आप घूमते हैं तो कितना का समय लगा, तो 1 घंटा का समय लगा। तो यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, अब 15 डिग्री बराबर कितना, तो 1 आवर अर्थात 1 घंटा। तो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, तो आपको 4 मिनट होता है। चलिए, अब देखिए समय कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समय कैसे ज्ञात करें, देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूरा रट जाना है, ठीक है। चलिए, 2 स्थानों के बीच देशांतर रेखा के अंतर को ज्ञात करते हैं और उसमें 15 से भाग देते हैं, और प्राप्त भागफल ही 2 देशांतर के बीच का अंतर होता है। अर्थात समझने के बाद कि 2 देशांतर है, ऐसे लिखिएगा, 2 देशांतर का अंतर बटा 15। चलिए, दूसरा है, इसमें क्या है कि पूरब का समय ज्ञात करने के लिए भागफल को जोड़ देते हैं तथा पश्चिमी भाग का समय ज्ञात करने के लिए भागफल को घटा देते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अगर इधर का हम समय लेते हैं तो इसमें घटाते हैं, और इधर का समय निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो इसमें जोड़ देंगे। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं क्वेश्चन एक लिया हूँ उसमें बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, आप यहाँ से देख सकते, देखिए जापान का शहर ओसाका 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, जबकि पूना 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। अशोका का समय ज्ञात करें यदि पुणे में सुबह का 10 बजा हो। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, पूर्वी देशांतर। तो देखिए ये हो गया प्रथम देशांतर और ये हो गया सेकेंड देशांतर। तो देखिए दोनों देशांतर का हमको क्या यहाँ पे बोल रहा है, अंतर निकालना है। तो देखिए अंतर निकाले तो 135 और 75, 0 और ये 13 में से 7 गया, कितना हो गया 6, यानी 60 बचेगा। 60 में अब हमको क्या करना है, 15 से भाग देना है। 15 से भाग देना है तो इसमें कितना आ जाएगा, तो 4 मिनट आ जाएगा। तो देखिए 4 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ये 10 हो रहा है ना, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, तो ये 2, यानी 2 बज रहा होगा। तो हम क्यों ये 4 जोड़े, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर है। क्योंकि ये दूसरा में बोल रहा है कि पूर्वी भाग का समय ज्ञात करने के लिए भागफल को जोड़ देते हैं तथा पश्चिमी ज्ञात करने क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पर पहला था कि 2 देशांतरों का अंतर ज्ञात करते हैं और उसमें 15 से भाग देते हैं। तो देखिए पहला देशांतर है ये 135, ये दूसरा देशांतर है ये 75। तो इसमें दोनों का अंतर निकाल देंगे, अंतर आ गया 60 और इसमें 15 से भाग दें तो ये 4 आ जाएगा। और 4 क्या करना है, तो पूर्वी देशांतर आ रहा है तब 4 जोड़ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अक्षांश और देशांतर से जितने भी मतलब प्रश्न आएगा, जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा दिया। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।